इस गहरी पड़ताल में स्वागत है। आज का विषय मतलब थोड़ा अनोखा है। हमें जो स्रोत सामग्री मिली वो कोई रिपोर्ट या लेख नहीं था, बल्कि सिर्फ 3 शब्द थे, अरावली की पहाड़ियां। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, जब ये हमारे पास आया तो पहली प्रतिक्रिया थी बस इतना ही। इसी में तो चुनौती है। बिल्कुल, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि ये एक चुनौती नहीं बल्कि एक शुरुआती बिंदु है, एक चिंगारी। सही है। इसने हमें मजबूर किया कि हम खुद खोज करें और पता लगाएं कि इन 3 साधारण शब्दों के पीछे कितना कुछ छुपा है। और मिला क्या? और जो हमें मिला वो वाकई हैरान करने वाला है। ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं है, ये पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती किताब है। तो चलिए आज इसी किताब के पन्ने पलटते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है किसी भी विषय को देखने का। अक्सर हम जानकारी का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ इन 3 शब्दों ने हमें जानकारी बनाने पर मजबूर कर दिया। हाँ। और अरावली इस खोज के लिए मतलब एकदम सही विषय है, क्योंकि इसकी हर परत में एक नई कहानी है। हर परत में। हाँ, भूविज्ञान से लेकर इतिहास और आज की चुनौतियों तक। ये पड़ताल सिर्फ उन पहाड़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि कोई भी भूभाग अपने आप में कितना गहरा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं, इनकी उम्र। अच्छा? जब हम भारत में पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या नाम आता है? हिमालय, जाहिर है। हाँ, हिमालय, विशाल, बर्फीला, महान। लेकिन हमारे शोध में जो पहली चीज सामने आई उसने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि अरावली की पहाड़ियाँ हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। करोड़ों साल? जी, हम बात करें लगभग 1.5 से 2 अरब साल पहले की। 2 अरब साल? हाँ, ये तब बनी थी जब भारतीय उपमहाद्वीप आज की जगह पर नहीं था और पृथ्वी पर जीवन भी अपने शुरुआती दौर में था। तो मतलब हिमालय तो इनके सामने कल का बच्चा है जिसकी उम्र महज 5-6 करोड़ साल है। ये तो कमाल है। मतलब जब दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग था तब ये पहाड़ियां बन रही थी। इन्हें वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है ना? जी। क्या हम इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझ सकते हैं? ये होता क्या है? जरूर। आप कल्पना कीजिए कि 2 विशाल जमीनी प्लेटें हैं। ठीक है। और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। जब वे टकराती हैं तो उनके बीच की जमीन वो किसी कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ जाती है। अच्छा, जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो वो बीच से मुड़ जाता है? बिल्कुल। हिमालय इसी प्रक्रिया से बना और आज भी बन रहा है, इसीलिए उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। और अरावली? अरावली भी अरबों साल पहले इसी प्रक्रिया से बनी थी और शायद तब ये हिमालय से भी ज्यादा ऊंची और विशाल रही होगी। हिमालय से भी ऊंची? तो फिर आज ये पहाड़ियां जैसी क्यों दिखती हैं? वो इतने विशाल पहाड़ कहाँ गए? समय और मौसम। मतलब? करोड़ों सालों की हवा, पानी, बारिश, धूप, इन सब की मार ने इन्हें धीरे धीरे घिस दिया, काट दिया। तो ये घिस गए? हाँ। आज हम जो देखते हैं वो उन महान पर्वतों के बचे खुचे अवशेष हैं। इसीलिए भूविज्ञानिक इन्हें अवशिष्ट पर्वत या रेलिक्ट माउंटेन्स भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत। उनका जो ये नर्म और नीचा दिखना है वो सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि करोड़ों सालों के कटाव की एक जीती जागती कहानी है। वाह, ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि समय के गवाह हैं। बिल्कुल। चलिए अब इनके भूवैज्ञानिक महत्व से आगे बढ़कर इनके आज के महत्व पर आते हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग अक्सर इन्हें द लंग्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के फेफड़े कहते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है और ये इनके पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल महत्व को दिखाता है। सबसे पहले अरावली एक विशाल ग्रीन बेल्ट है। हरी पट्टी। जी, जो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे कंक्रीट के जंगलों को घेरे हुए हैं। यहाँ के पेड़ पौधे प्रदूषण को सोखते हैं और हवा को साफ करने में मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है एक जलवायु अवरोध यानी क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करना। जलवायु अवरोध, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे आसान शब्दों में समझिए। अरावली की जो श्रृंखला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। हाँ। यह थार के रेगिस्तान और भारत के ज्यादा हरे भरे मैदानी इलाकों के बीच एक दीवार की तरह खड़ी है। एक दीवार? एक तरह से, हाँ। ये पश्चिम से आने वाली गर्म रेतीली हवाओं को रोकती है और रेगिस्तान को और ज्यादा फैलने से बचाती है। अच्छा, तो ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है? बिल्कुल। और साथ ही ये मानसून की नमी वाली हवाओं को भी गाइड करती है,
जिससे इस क्षेत्र में बारिश होती है। तो बारिश पर भी इसका असर होता है। बहुत ज्यादा। अगर अरावली ना होती तो शायद दिल्ली और जयपुर का मौसम आज बहुत अलग होता और शायद बहुत ज्यादा सूखा होता। मतलब ये सिर्फ शहर के फेफड़े नहीं है, ये तो पूरे उत्तर भारत के मौसम को नियंत्रित करने वाली एक प्राचीन प्रणाली है। आपने सही समझा। और यहाँ के वन्य जीवन का क्या? क्या इन पुरानी घिसी पिटी पहाड़ियों में आज भी जीवन है? बिल्कुल है, और वो भी बहुत विविध। ये एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा है। अच्छा। यहाँ तेंदुए, लकड़बग्घे, सियार, नीलगाय और कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। तेंदुए भी? दिल्ली गुरुग्राम के इतने पास? जी, ये हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली और गुरुग्राम जैसे महानगरों से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक सक्रिय तेंदुए की आबादी रहती है। यकीन नहीं होता। ये अरावली की सहन शक्ति को दिखाता है कि इतने शहरी दबाव के बावजूद इसने अपने अंदर जीवन को सहेज कर रखा है। पर ये एक नाजुक संतुलन है जो आज कई खतरों का सामना कर रहा है। इन खतरों पर हम आधी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं। अगर ये पहाड़ियां इतनी पुरानी हैं, तो इन्होंने यकीनन मानव इतिहास को भी बनते देखा होगा। क्या हमें यहाँ प्राचीन सभ्यताओं के कोई निशान मिलते हैं? हाँ, और ये इसकी कहानी का एक और रोमांचक अध्याय है। अरावली का क्षेत्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे पर था। सिंधु घाटी सभ्यता? जी, कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि इस क्षेत्र से तांबा और दूसरे खनिज सिंधु घाटी के शहरों तक पहुंचाए जाते थे। तो ये एक तरह से रिसोर्स सेंटर था उनके लिए। हो सकता है। यहाँ पाषाण युग के शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं जो दिखाती हैं कि हजारों सालों से इंसान इन पहाड़ियों को अपना घर बनाता आया है। और मध्ययुगीन इतिहास में तो इसका जिक्र बार बार आता है। हाँ, राजस्थान के महान किले जैसे कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़ वो भी तो इन्हीं पहाड़ियों पर बने हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अरावली ने हमेशा एक रणनीतिक मतलब लड़ाई के हिसाब से बहुत जरूरी भूमिका निभाई है। कैसे? इसकी ऊबड़-खाबड़ घाटियां और ऊंची चोटियां शासकों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा देती थीं। एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह। बिल्कुल। मेवाड़ के राजपूत राजाओं ने इन्हीं पहाड़ियों को अपना गढ़ बनाया और मुगलों जैसी बड़ी ताकतों को लंबे समय तक चुनौती दी। हल्दी घाटी की लड़ाई? हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई भी इन्हीं पहाड़ियों की एक संकरी घाटी में लड़ी गई थी। ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं है, ये शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता की कहानियों से गूंजती हैं। यह सोचना ही कितना दिलचस्प है। मतलब एक ही भूभाग भूविज्ञानियों के लिए पृथ्वी की उम्र का सबूत है, पर्यावरणविदों के लिए एक नाजुक इकोसिस्टम है। सही है। और इतिहासकारों के लिए साम्राज्यों के उदय और पतन का मैदान है। और यही किसी भी लैंडस्केप की खासियत होती है। उसका कोई एक मतलब नहीं होता, हर कोई उसे अपनी नजर से देखता है। अपनी अपनी नजर से। हाँ, एक आम गांव वाले के लिए ये पहाड़ियां शायद उसके पूर्वजों की जमीन है, उसकी लोक कथाओं का केंद्र है, या शायद उसके देवी देवताओं का निवास स्थान है। तो उनका रिश्ता ज्यादा व्यक्तिगत होता है। बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक। चलिए अब उस व्यक्तिगत रिश्ते और आज की हकीकत पर आते हैं। हमने इनके महत्व की बात की, लेकिन आज अरावली की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक शब्द में कहूं तो लालच। लालच? हाँ, खासकर अवैध खनन। शहरों के विकास के लिए पत्थर, बजरी और रेत की जरूरत होती है और अरावली इसका आसान निशाना बन गई है। मतलब इलीगल माइनिंग? जी, पिछले कुछ दशकों में अवैध खनन माफिया ने इन पहाड़ियों के बड़े हिस्से को खोखला कर दिया है। राजस्थान में तो कई छोटी पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। क्या पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब हो गई? जैसे वो कभी थी ही नहीं। ये सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है। पर ये सच है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका असर क्या होता है? अवैध खनन से न सिर्फ पहाड़ियों का अस्तित्व मिट रहा है, बल्कि वहां का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। वन्य जीवों का घर छिन रहा है और जमीन के नीचे का पानी का स्तर भी गिर रहा है। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बिल्कुल। जो पहाड़ियां हमें हजारों सालों से बचाती आ रही थीं, आज हम उन्हें ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व से भी जुड़ा है। और इसी मोड़ पर आके उन 3 शब्दों अरावली की पहाड़ियां का असली वजन समझ में आता है। सही बात है। जिसने भी ये हमें भेजा, शायद वो सिर्फ एक नाम नहीं भेज रहा था, शायद वो एक चिंता, एक याद या एक चेतावनी भेज रहा था। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हो सकता है कि उनके लिए इन 3 शब्दों में अपना बचपन सिमटा हो, किसी ट्रैक की याद हो, या अपने घर के बाहर दिखने वाला एक शांत नजारा हो। जब हम किसी जगह को इस तरह खोते हुए देखते हैं जिससे हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव हो, तो वो सिर्फ एक खबर नहीं रहती,
वो एक व्यक्तिगत क्षति बन जाती है। हाँ, एक पर्सनल लॉस। ये पड़ताल हमें यही दिखाती है कि कैसे एक भूवैज्ञानिक संरचना, एक पारिस्थितिक तंत्र और एक ऐतिहासिक गवाह अंत में किसी के लिए एक बहुत ही निजी एहसास बन जाती है। हमने सिर्फ 3 शब्दों से शुरुआत की थी और देखिए हम कहाँ पहुंच गए। हाँ, एक लंबा सफर था। हमने अरबों साल के भूवैज्ञानिक समय को पार किया, एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझा, हजारों साल के मानवीय इतिहास को छुआ और आज के गंभीर खतरों का सामना किया। ये दिखाता है कि जमीन का एक टुकड़ा सिर्फ जमीन नहीं होता, उसमें पूरी दुनिया समाई हो सकती है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। इस पड़ताल ने हमें सिखाया कि हर भूभाग की, हर लैंडस्केप की एक कहानी होती है। अपने आसपास देखिए। अपने ही आसपास? हाँ, शायद आपके शहर के पास कोई छोटी पहाड़ी हो, कोई नदी हो या कोई पुराना मैदान हो। उसका नाम क्या है? उसकी कहानी क्या है? क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? ये सवाल पूछते नहीं है। कभी नहीं। कभी-कभी सबसे गहरी और सबसे जरूरी कहानियां हमारे ठीक सामने छिपी होती है। बस हमें सही सवाल पूछने की जरूरत होती है। जानकारी के अंबार से ज्यादा कभी-कभी एक सच्ची जिज्ञासा हमें ज्यादा सिखा जाती है।